नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आद्या संगत त्रिपाठी और मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं किसी भी प्रॉपर्टी को जब आप खरीदते हैं, कोई संपत्ति ऐसी खरीदते हैं, तो उससे पहले आपको क्या सावधानियां बरतनी है और क्या क्या चीजें देखनी है, जिससे कि भविष्य में आपको उस संपत्ति को लेकर के पछताना ना पड़े। होता क्या है दोस्तों कि बहुत सारी जमीनें, जो बहुत सारी संपत्तियां ऐसी होती हैं जिसको बेचने वाले के पास कोई अधिकार ही नहीं होता है, लेकिन डिफॉल्टली उस संपत्ति में उसका नाम होता है या ऐसा कोई अन्य कारण होता है जिसके कारण आप देखते हैं कि हाँ, संपत्ति तो भाई ठीक है, कुछ सस्ते में भी मिल रही है, अच्छे लोकेशन पे मिल रही है और आप जो है झांसे में आ जाते हैं और खुशफहमी में अपना जिंदगी भर का जमा पूंजी जो है ऐसे व्यक्ति को ऐसी संपत्ति के लिए दे देते हैं जिस संपत्ति का वो मालिक है ही नहीं। अब आप कल्पना कीजिए कि जो संपत्ति आपको बेची जा रही है उसका मालिक बेचने वाला खुद नहीं है, तो उस संपत्ति का अधिकार या स्वामित्व आपको कैसे मिलेगा? तो उसके बाद जो है आप भटकते फिरते हैं, कभी किसी ट्रिब्यूनल में जाते हैं तो कभी सिविल सूट करते हैं, कहते हैं कि वकील साहब ये संपत्ति मैंने खरीदी है और अब देखिए ना, उस संपत्ति का पोजीशन मुझे नहीं मिल रहा है, या फ्लैट खरीदा है उसका पोजीशन मुझे नहीं मिल रहा है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो कि आपको थोड़ी सी सावधानी अगर आप बरतेंगे तो आपको भविष्य में कोई धोखा या परेशानी नहीं उठानी पड़ेगी। सबसे पहली चीज तो यह है कि कोई भी जमीन या संपत्ति आप जिससे खरीद रहे हैं, तो आपको सबसे पहले ये देखना चाहिए कि उस व्यक्ति ने उस संपत्ति को किससे खरीदी थी। तो आप उस व्यक्ति से उस संपत्ति का शेयर डीड मांगिए। उस संपत्ति का शेयर डीड मिल जाए तो ठीक है, और नहीं तो जिसने उससे खरीदी थी वो शेयर डीड, उसका शेयर डीड आप रजिस्ट्रार ऑफिस में जाके थोड़ा सा मेहनत कर लीजिए, थोड़ा सा पता कर लीजिए कि वो संपत्ति उसको किस माध्यम से आई थी। कोई लीगल वे पे आई थी या फिर किसी भी फॉर्जरी के माध्यम से उस संपत्ति पे उसने अपना नाम चढ़वा रखा था और बाद में जो है उस संपत्ति को बेचना चाह रहा है, या किसी इलीगल वेस पे उसके नाम पे वो संपत्ति आ गई है। तो ये सब चीज़ें आपको पता चलेगी तब जब आप उसका शेयर डीड देखेंगे और जिसने उससे खरीदी है और उसने किससे खरीदी थी। कम से कम, वैसे तो किसी भी बैंक में किसी प्रॉपर्टी को मॉर्गेज यदि करने जाते हैं तो बैंक वाले 30 सालों तक का जो है उसका जो है सर्च करवाते हैं, टाइटल, कि भाई ये संपत्ति इसके पास कैसे आई। तो आप 30 साल तक नहीं कराते हैं तो कम से कम एक दो रूट आगे पीछे तो कर ही सकते हैं कि वो संपत्ति उसके पास कैसे आई। हो सकता है उत्तराधिकार में आई हो, बाप दादाओं की संपत्ति हो, 4 पीढ़ियों से चली आ रही हो। तो ये चीजें आप करा लेंगे तो आपको कभी भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। दूसरी चीज होती क्या है दोस्तों, बहुत सारी संपत्तियां ऐसी रहती है जिन पे बहुत भारी भरकम लोन होता है। अब लोन होता है, अब वो संपत्ति आपने खरीद लिया, अब खरीदने के बाद विक्रेता मर गया तो फिर वो लोन भी जो है आपके ऊपर डाइवर्ट हो जाता है, क्योंकि वो उसी संपत्ति पे लोन होता है और वो इक्विटेबल मॉर्गेज होता है। इक्विटेबल मॉर्गेज क्या होता है दोस्तों, वो जमीन के जो रजिस्टर्ड डीड हैं उसको बैंक अपने पास रखती है। तो उसमें जो है म्यूटेशन में जो नाम होता है वो उसी का दिखता रहता है और उसके आधार पे जो है वो थोड़ा बहुत इधर उधर करके उस संपत्ति को चाहे तो बेच सकता है, जिसकी जानकारी बैंक को नहीं होती। बैंक जब उसका लोन डिफॉल्ट होता है तब जाकर के वो उस संपत्ति की खोजबीन करता है, तब पता ये चलेगा कि आपने तो उस संपत्ति को खरीद लिया है, लेकिन पहले ही वो बैंक के पास मॉर्गेज है तो उस प्रॉपर्टी को क्या करेगा, नीलाम कर देगा और आपकी संपत्ति आपके हाथ से चली जाएगी। क्यों चली जाएगी? क्योंकि उस बेचने वाले को उस संपत्ति को, वो मॉर्गेज संपत्ति को बेचने का आपके पास अधिकार ही नहीं था। तो ये चीजें हैं दोस्तों। इसके अलावा मान लीजिए कोई फ्लैट आपने खरीदा, किसी सोसाइटी में खरीदा, अब पता चला कि गवर्नमेंट से जो है उसको ऑक्यूपाइंग लाइसेंस मिला नहीं है और भी बहुत सारी फॉर्मेलिटीज हैं जो उसने क्लियर की नहीं है, और वैसी जगह में आप प्रॉपर्टी कर लेते हैं, कब्जे के लिए घूमते रहते हैं। तो सवाल ये है कि आपको ऐसी प्रॉपर्टी नहीं खरीदनी है जिसे बेचने का अधिकार उसके स्वामी के पास नहीं है। सिंपल सी बात है, जिस चीज को वो बेचने का अधिकार ही नहीं है, उसको बेचने का हक नहीं है, तो खरीदने के बाद आपको उस संपत्ति पे हक या टाइटल नहीं मिलेगा। इसी तरीके से क्या होता है दोस्तों, जैसे कि कोई पैतृक संपत्ति है, 4 पीढ़ियों से परदादा के समय से दादा के पास आई, दादा के पास से पिता के पास आई, पिता के
पिता का नाम चढ़ गया 3 पीढ़ियों के बाद, अब पोते लोग हैं। अब पिता ने जो है जो गैर जरूरी कामों के लिए उस संपत्ति को अपने अंश से अधिक बेच दिया है ना। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसमें कि वो परिवार के विकास के लिए और आवश्यक खर्चों के लिए, शादी के ब्याह के लिए, मरने जीने के लिए और चीज़ों के लिए संपत्ति को बेचता है तो ज्वाइंट अकाउंट में जाता है। लेकिन अब मान लीजिए कि किसी भी बुरी लत का शिकार है और जुआ में, शराब में, सट्टे में उस पैसे को दुरुपयोग करके अपने अंश से, अपने हक से अधिक संपत्ति को, जो पैतृक संपत्ति है, उसको बेच दिया है। अब उसमें क्या है, उसके जो पुत्र हैं, 4 पुत्र हैं मान लीजिए, तो उनका भी शेयर उसमें बनता है। तो आप जमीन है तो जमीन में पिता जब मरेगा तो उसके पुत्रों का नाम जो है लीगल हेयर के रूप में, उत्तराधिकारी के रूप में आएगा। लेकिन पैतृक संपत्ति है इसलिए हक तो बेटों का बराबर का बनता ही बनता है, शेयर सबका बराबर बनता है। तो वहां पर आप ये सिर्फ देखेंगे कि एक ही आदमी का तो नाम है और ये जो है जमीन बेच रहा है। पता चला कि अपने शेयर से अधिक जमीन तो जो है पहले ही बेच चुका है और बची हुई जमीन उसके बेटों का है, और जो जमीन आप खरीद रहे हैं उसे बेचने का उसको हक ही नहीं था। तो ऐसी संपत्ति को आप इन सब चीजों को जांच पड़ताल करके खरीदेंगे तो आपको कभी परेशानी नहीं होगा। दोस्तों, वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव है और जानकारी से भरी हुई है। अभी माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी एक ऐसे ही मामले में, जिसे मैं आपको उस पूरे फैसले को पढ़ करके सुनाऊंगा और केस टाइटल भी बताऊंगा, कि जिसका जिस संपत्ति पे अधिकार नहीं होता है वो डीड पे बाद में आप टाइटल सूट भी लाएंगे तो आपका टाइटल सूट खारिज हो जाएगा। जो इसी से रिलेटेड वो मामला है जिसे आपको मैं बताता हूँ। तो सावधानी के विषय इतना ही है दोस्तों कि जो चीजें मैंने बताई हैं उसे ध्यान रखना है, और जो हमारे नए दर्शक हैं उनसे आग्रह है कि वीडियो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। क्या है, सब्सक्राइब जो है अब थोड़ा स्लो हो गया है, लगता है कि कानूनी जानकारी आपको में कम रुचि रखते हैं। दोस्तों, बहुत अच्छी जानकारी है और इन सब जानकारियों के लिए किसी भी वकील के पास जाएंगे तो अच्छा खासा मोटा फीस भी देना पड़ जाएगा आपको। फ्री की जानकारी है, देखिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ये आग्रह है और निवेदन है आपसे। तो आइए आगे बढ़ते हैं दोस्तों और जानते हैं उस फैसले के बारे में जो सुप्रीम कोर्ट ने पिछले महीने जो है एक मामले में दिया है। इसका टाइटल क्या है, यदि डीड बिना स्वामित्व के किसी व्यक्ति द्वारा निष्पादित किया गया तो उत्तराधिकारी ऐसे डीड के आधार पर संपत्ति पर अधिकार लागू नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट ने माना कि यदि कोई कानूनी दस्तावेज के माध्यम से संपत्ति के अधिकार किसी अन्य व्यक्ति को हस्तांतरित करने का प्रयास करता है लेकिन वास्तव में उन अधिकारों का मालिक नहीं है, वो मालिक ही नहीं है, लेकिन संपत्ति को हस्तांतरित करने का प्रयत्न करता है, तो नए मालिक या उनके उत्तराधिकारियों के पास उस दस्तावेज से उन अधिकारों का दावा करने का कानूनी अधिकार नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट कहता है भाई कि जिसके पास अधिकार ही नहीं है, समझिए बात को, और वो उस संपत्ति को जो है हस्तांतरित करने का प्रयास करता है और आप जो है उस प्रयास के हिस्सेदार बन के उस संपत्ति को ले भी लेते हैं, तो आपको ये अधिकार नहीं होगा कि उन दस्तावेज से जो है आप मालिक बन जाएं। कोर्ट ने आगे क्या कहा, यदि कुछ संपत्ति में अधिकार, स्वामित्व या हित की मांग किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाती है जिसके पास स्वयं संप्रेषित किए जा रहे विषय पर किसी भी प्रकार का अधिकार नहीं है, यहां तक कि ऐसी संपत्ति पर हस्तांतरण के मौजूद डीड के साथ भी अनुदान प्राप्त करता उस पर हित के उत्तराधिकारियों के पास उस अधिकार को लागू करने का कानूनी अधिकार नहीं होगा, जो बाद वाले को ऐसे उपकरण से प्राप्त हो सकता है। ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट है भी जो इलीगल है और उसके आधार पर आपने प्रॉपर्टी ले ली या मिल गई, आपको किसी ने हस्तांतरित कर दी, डीड जो है कोई जरूरी नहीं है आपको वसीयत में मिली हो सकता है कि गिफ्ट में मिली हो सकता है किसी अन्य माध्यम से मिली हो। तो ऐसे इंस्ट्रूमेंट जो है, ऐसे दस्तावेज, ऐसे डॉक्यूमेंट के आधार पर प्राप्त की गई संपत्ति में आपको कोई हक या अधिकार टाइटल नहीं मिलेगा। न्यायालय ने यह भी माना कि यदि किसी डीड को देखने से यह स्पष्ट है कि वाहक के पास संपत्ति पर स्वामित्व नहीं है तो न्यायालय से एक विशिष्ट घोषणा की मांग करने की आवश्यकता नहीं है कि दस्तावेज अमान्य है, ऑलरेडी अमान्य है।
यदि मुकदमे का कोई भी पक्ष स्वामित्व के बचाव में आवाज उठाता है तो न्यायालय स्वामित्व के प्रश्न की जांच कर सकता है, भले ही दस्तावेज की अमान्यता के संबंध में कोई विशिष्ट घोषणा नहीं मांगी गई हो, जांच कर सकता है। मामला पहले पति की संपत्ति को उसकी पत्नी चिरुथे द्वारा एक पट्टा विलेख के माध्यम से हस्तांतरित करने से संबंधित है। ये जो मामला है ये पहले पति और दूसरे पति की संपत्ति से संबंधित मामला है, जिसकी सुनवाई की जस्टिस अनिरुद्ध बोस और जस्टिस सुधांशु धूलिया की खंडपीठ, और उन्होंने, ये सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस हैं, उन्होंने कहा यदि अचल संपत्ति को हस्तांतरित करने की मांग करने वाला कोई दस्तावेज प्रथम दृष्टया यह प्रकट करता है कि वाहक के पास उस पर स्वामित्व तो नहीं है तो विशिष्ट घोषणा की दस्तावेज अमान्य है। आवश्यक नहीं होगी, न्यायालय किसी भी पक्ष की स्थिति में स्वामित्व की जांच कर सकता है। साथ ही कार्यवाही इस बचाव को स्थापित करती है कि चिरुथे ऐसी कोई संपत्ति नहीं बता सके जिस पर उनका कोई अधिकार या स्वामित्व न हो। जस्टिस अनिरुद्ध बोस द्वारा लिखित फैसले में कहा गया, वादी जो कि अब प्रतिवादी हैं और उनके उत्तराधिकारियों के प्रतिनिधित्व में किया गया है यह मामला, ने चिरुथे के माध्यम से मुकदमा की संपत्ति में अपने हिस्से का दावा करने की मांग की। लेकिन जैसा कि हम पहले ही बता चुके हैं कि चिरुथे ने दूसरी शादी करने पर विषय संपत्ति पर अपना अधिकार खो दिया। चिरुथे जो है महिला थी और वो जो है दूसरी शादी करने से पहले पति पर जो उसका अधिकार था उसने खो दिया था। दूसरे उसकी स्थिति खत्म हो गई। उक्त संपत्ति 1910 के बाद यदि पट्टेदार की थी तो किसी भी दस्तावेज में ऐसा कोई संकेत नहीं है कि उक्त पट्टा प्रदर्शन A1 जो एग्जिबिट A1 है वाद संपत्ति के स्वामित्व की निर्धारित अवधि से आगे बढ़ सकता है। यह नहीं कहा जा सकता कि यह मूलवादी को किसी भी तरह से हस्तांतरित किया गया, जिसका जन्म चिरुथे और नीलकंदन के विवाह के दौरान हुआ था। इसलिए हमने हाईकोर्ट का निर्णय रद्द कर दिया और प्रथम अपीली न्यायालय के निर्णय की पुष्टि की। पहले पति की मृत्यु के बाद पत्नी चिरुथे ने दूसरी शादी कर ली। दूसरी शादी के माध्यम से पत्नी ने एक और बेटे को जन्म दिया, जिसने अपने पहले पति से अपनी मां को मिली संपत्ति में कुछ हिस्सेदारी का दावा किया। मामला देखिए, पहले पत्नी से मिली हुई संपत्ति थी और उस महिला ने दूसरी शादी की और दूसरी शादी से उत्पन्न संतान ने मां को पहले पति से प्राप्त हुए संपत्ति पर दावा किया था। स्पष्टता के लिए यहाँ अपीलकर्ता सिविल मुकदमे में मूल प्रतिवादी थे, जबकि उत्तरदाता वादी थे। वादी दूसरी शादी से पैदा हुआ बेटा ने बंटवारे के लिए मुकदमा दायर किया, जिसे ट्रायल कोर्ट ने अनुमति दे दी। हालांकि प्रथम अपीली अदालत ने ट्रायल कोर्ट के फैसले को यह कहते हुए पलट दिया कि पत्नी को दूसरी शादी करने पर अपने मृत पति की संपत्ति पर अधिकार नहीं मिलेगा। इसके अलावा प्रथम अपीली अदालत ने माना कि पत्नी के पास पट्टा बनाने का कोई अधिकार नहीं है और ऐसा लेन देन जिसके द्वारा यह विषय संपत्ति को पट्टे पर देना चाहती थी कानून में स्वीकार्य नहीं है। हाईकोर्ट ने प्रथम अपीली न्यायालय का फैसला पलट दिया, जिसके बाद पहली शादी से पैदा हुए बेटे के उत्तराधिकारियों द्वारा सुप्रीम कोर्ट के समक्ष अपील दायर की गई। सुप्रीम कोर्ट के समक्ष अपीलकर्ता प्रतिवादी पहली शादी से पैदा हुए पत्नी के बेटे के उत्तराधिकारी द्वारा यह तर्क दिया गया कि उत्तरदाताओं वादी पत्नी की दूसरी शादी से पैदा हुए बेटे के उत्तराधिकारी पत्नी के रूप में संपत्ति पर विभाजन का दावा नहीं कर सकते। दूसरी शादी करने पर उसने विषय संपत्ति पर अपना अधिकार खो दिया। अपीलकर्ता का तर्क स्वीकार करते हुए जस्टिस अनिरुद्ध बोस द्वारा लिखे गए फैसले में कहा गया कि वादी प्रतिवादी अपनी मां चिरुथे के माध्यम से विषय पर संपत्ति पर विभाजन का दावा नहीं कर सकते, क्योंकि उन्होंने दूसरी शादी करने के बाद विषय संपत्ति पर अपना अधिकार खो दिया था। इस मामले का केस टाइटल है कि झाके वट्टाकांडियल माधवंडी HRLRSS बनाम थियोरकुनाथ मिथल जानकी। केस टाइटल है कि झाके वट्टाकांडियल माधवंडी THRLRS बनाम थियोरकुनाथ मिथल जानकी। ये सुप्रीम कोर्ट का मामला है दोस्तों, और जो आज हम वीडियो बना रहे हैं उसी थीम से आधारित मामला था और ये सुप्रीम कोर्ट का मामला है। इसलिए मैंने संपत्ति खरीदने में बरते जाने वाली सावधानियों के संबंध में बताया कि ऐसा भी होता है
और इसके साथ साथ ऐसे मामले भी आते हैं जो पैतृक संपत्ति से संबंधित हो, पूर्वपति से प्राप्त संपत्ति हो, वसीयत से प्राप्त संपत्ति हो, या किसी गिफ्ट डीड से प्राप्त संपत्ति हो, कोई भी संपत्ति हो, ऐसी संपत्ति जो व्यक्ति बिना किसी अधिकार के, बिना किसी स्वामित्व के, सिर्फ उसमें जो है रेवेन्यू रिकॉर्ड में और उन दस्तावेजों में सिर्फ नाम होने की वजह से आपको जो है ट्रांसफर कर दी है, हस्तांतरित कर दी है, तो उससे आप कोई मालिक या स्वत्वाधिकारी या टाइटल होल्डर नहीं बन जाते हैं। आप टाइटल होल्डर कब बनेंगे? जो सावधानियां शुरू में मैंने आपको बताई थी, उन सावधानियों का पालन करेंगे और विधिवत सर्च करेंगे, जांच करेंगे कि प्रॉपर्टी सही है कि नहीं है, उस पर गवर्नमेंट का कोई टैक्स तो बकाया नहीं है, उस पर किसी बैंक का टैक्स तो बकाया नहीं है, क्या बेचने वाला के पास वास्तव में टाइटल है। तो जब बेचने वाले के पास टाइटल होगा तभी आपको टाइटल मिलेगा। विदाउट टाइटल के आप कोई संपत्ति खरीदेंगे तो आपको टाइटल नहीं मिलेगा। वीडियो दोस्तों आपको कैसा लगा? आप अपने कमेंट्स में, जो कि बहुत अनमोल कमेंट होता है, ज़रूर बताइएगा दोस्तों, और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। इसी तरह की महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ मिलते हैं हम अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।